निगल लिया तारा। C11 प्रतिक्रिया गति। खंड 1 अध्याय 11 प्रतिक्रिया गति। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने हंसते हुए कहा, ओल जियान काफी आत्मविश्वासी लग रहा है। लेकिन उसकी नजर लुओ फेंग पर पड़ी। घटनास्थल पर हर कोई लुओ फेंग को देख रहा था और उसके परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहा था। लुओ फेंग मशीन के सामने खड़ा हो गया और उसने अपनी कमर से एक विस्फोटक शक्ति छोड़ी। उसका शरीर थोड़ा मुड़ गया और उसकी कमर से शक्ति और भी बढ़ गई। एक पल में सारी शक्ति उसके हाथ में स्थानांतरित हो गई। लुओ फेंग की मुट्ठी पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे धनुष से छोड़े गए तीर की तरह थी, जो अपने पीछे एक धुंधलापन छोड़ रहा था। पेंग ध्वनि के साथ उसकी मुट्ठी मशीन से टकराई। अपना मुक्का मारने के बाद लुओ फेंग खुश हो गया। उस मुक्का को फेंकना बहुत अच्छा लग रहा था। सारी शक्ति उसके साथ चली गई। उन्होंने डिस्प्ले पर नजर डालकर देखा। 1101 किग्रा। अच्छा, बुरा नहीं। घटनास्थल पर मौजूद कई सेनानियों ने तुरंत उनकी सराहना की। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सिर हिलाया। बुरा नहीं युवक। सुनिश्चित करें कि मुक्का मारते समय अपना केंद्र शी कभी न खोएं। यदि कोई सब कुछ नजरअंदाज कर केवल मुट्ठी की ताकत के लिए उच्च परिणाम चाहता है, तो वह अपना केंद्र शी खो देगा। मुक्का ज्यादा तेज हो सकता है। हालांकि राक्षसों के विरुद्ध अपना केंद्र शी खोना आत्महत्या है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। हाँ, इस बच्चे लुओ फेंग में महान युद्ध क्षमताएं हैं। प्रशिक्षक जियांग नियान ने हंसते हुए कहा। उसने 3 विशिष्ट सदस्यों को आसानी से हरा दिया जो उसकी ताकत और गति के स्तर के आसपास थे। प्रशिक्षक और मुख्य प्रशिक्षक की तारीफ सुनकर लुओ फेंग बहुत खुश हुए। जब वह छोटे थे तो उन्हें 2 बार कोमा का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनकी ताकत और गति में वृद्धि हुई। तभी से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फाइटर बनने की योजना बना ली। वास्तव में एक अच्छे लड़ाकू को महान युद्ध क्षमताओं की आवश्यकता होती है। अपने किशोर दिनों में भले ही वह डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने मार्शल आर्ट की कुछ बुनियादी बातें सीखी और अनुभव को बढ़ाने के लिए घर पर अकेले प्रशिक्षण लिया। यही कारण है कि उसकी युद्ध क्षमताएं इतनी महान हैं। एक अच्छा बीन अंकुर। हाँ, पास। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने बेतरतीब ढंग से एक और आईडी उठाए और उसे स्कैन किया। अगला, बाय यांग। लुओ फेंग उस स्थान पर वापस चला गया जहां परीक्षार्थियों को रुकना था। बुरा नहीं, पागल, यांग वू हंसा। लुओ फेंग मुस्कुराया। अल्पविराम अल्पविराम। उनमें से सभी 8 ने जल्दी ही शक्ति परीक्षण पूरा कर लिया और केवल एक ही असफल हुआ और अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी मुट्ठी की ताकत केवल 892 किलोग्राम थी, जो करीब थी लेकिन पर्याप्त नहीं थी। तो अगले परीक्षण, गति परीक्षण के लिए केवल 7 लोग बचे थे। के मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग गति परीक्षक की ओर बढ़े और स्विच चालू कर दिया। एक एक करके उल्टे क्रम में। सबसे पहले यांग वू। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने आदेश दिया। यांग वू अपनी ताकत का परीक्षण करने वाला आखिरी व्यक्ति था, इसलिए वह अपनी गति का परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति होगा। यांग वू ने गहरी सांस ली। उन्होंने लगभग 10 बार प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा दी और हर बार स्पीड टेस्ट में असफल रहे। भाई यांग, आप ये कर सकते हैं। लुओ फेंग ने यांग वू के कंधे को थपथपाया। मुझे देखो। यांग वू ने अपनी सांसें ठीक की और ट्रैक पर दौड़ा। प्रशिक्षक जियांग नियान ये देखकर भौहें चढ़ गईं। यांग वू भी ZN सेक्शन से था, लेकिन वह पहले भी कई बार स्पीड टेस्ट में फेल हो चुका था। थोड़ा सा। यांग वू ने फर्श की सतह पर कदम रखा और धीमी आवाज निकाली। अपनी भुजाओं की ताकत और अपनी विस्फोटक शुरुआत के साथ वह तेजी से अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया। उसके जख्मी चेहरे पर नसें उभर रही थीं और वह दांत भींचते हुए तेजी से दौड़ रहा था। परीक्षण खत्म करने के बाद उसने हल्की सी चीख भी निकाली। मुझे इसे पास करना ही होगा। यांग वू रुक गया और उसके दिल में चिल्लाया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि लुओ फेंग ने उसे अंगूठा ऊपर उठाया है। इसे देखने के बाद यांग वू को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग चला गया हो। हाँ, यांग वू, शुभकामनाएं। आप वास्तव में उत्तीर्ण हो गए। प्रशिक्षक जियांग नियान ने भी ताजा हंसी उड़ाई। यांग वू दौड़कर आई और डिस्प्ले को देखा। 25.1 मीटर सेकंड। ओह, बहुत करीब। यहाँ तक कि यांग वू भी हंसे। यदि उसके शरीर की स्थिति थोड़ी खराब होती, तो वह 25 मीटर सेकंड हासिल नहीं कर पाता। यदि ऐसा है, तो वह एक बार फिर असफल हो गया होता। हाँ, पास। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग भी मुस्कुराए। अगला। सभी ने एक एक कर परीक्षण कराया। चूंकि लुओ फेंग शक्ति परीक्षण लेने वाले दूसरे व्यक्ति थे, वह गति परीक्षण देने वाले दूसरे अंतिम व्यक्ति थे। जल्द ही लुओ फेंग की बारी थी। लुओ फेंग, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग चिल्लाया। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, पागल।
बेहतर होगा कि हम फाइटर कॉम्बैट परीक्षा एक साथ दें, यांग वू ने प्रोत्साहित किया और लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह ट्रैक पर चला और अपने सांस लेने के तरीके को समायोजित किया। वह अपनी जगह पर हल्के से 2 बार उछला। लुओ फेंग यांग वू के विपरीत था, जो एक क्रूर बल प्रकार का व्यक्ति था। उसने एक आरामदायक एहसास दिया। वाह! जब उसने अपनी ताकत लगाई, लुओ फेंग एक तेंदुए की तरह था जिसकी गति का कोई मुकाबला नहीं था। गति परीक्षण क्षेत्र से गुजरते समय वह अपने साथ हवा का तेज प्रवाह लेकर आया। आप केवल अपनी आंखों से बता सकते हैं कि लुओ फेंग की गति उसके पहले की गति से काफी अधिक थी। मुझे लगा कि यह ठीक है। लुओ फेंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यांग वू उसे अंगूठा दे रहा है। यहाँ तक कि मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग और प्रशिक्षक जियांग नियान भी प्रशंसा में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। लुओ फेंग आगे बढ़े और प्रदर्शन को देखा। 28.6 मीटर प्रति सेकंड। अच्छी गति। ये वास्तव में पासिंग मार्क से बहुत अधिक है। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग हंसे और सिर हिलाया। अंतिम टोंग गुवान। गुना 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 गुना। शक्ति परीक्षण के बाद एक व्यक्ति को हटा दिया गया। गति परीक्षण के बाद 2 लोगों को हटा दिया गया। अब केवल 5 लोग बचे थे। तीसरा परीक्षण रिएक्शन स्पीड परीक्षा था। मेरे पीछे आओ। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग सेनानियों के समूह और पिछली परीक्षाओं से बचे 5 लोगों को लेकर आए। वे प्रशिक्षण हॉल से जुड़े प्रतिक्रिया गति परीक्षण कक्ष में पहुंचे। कमरा लगभग 100 पिंग का था। बेशक उन विशाल प्रशिक्षण हॉलों की तुलना में जो कुछ हजार पिंग बड़े थे, ये प्रतिक्रिया गति कक्ष स्पष्ट रूप से बहुत छोटे थे। वहां फर्श पर केवल एक बड़ी, मूल्यवान प्रतीत होने वाली मशीन रखी हुई थी। मशीन के सामने कुछ ऐसा था जो 6 बैरल वाली गेटलिंग गन जैसा दिखता था। हालांकि मशीन में आसानी से कुछ दर्जन छेद थे, इसलिए इसमें गेटलिंग गन की तुलना में कहीं अधिक फायरिंग साइटें थीं। सबसे पहले टोंग गुवान, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने निर्देश दिया। पूरी दाढ़ी वाला आदमी तुरंत बंदूक के सामने आ गया। वह एक वृत्त पर था जिसका व्यास 3.6 मीटर था। क्लटर स्विच चालू किया गया था। वृत्त की सीमा के ऊपर एक लाल रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंदर का फाइटर लाल पर्दे से घिरा हुआ था। याद रखें, चाहे कुछ भी हो, घेरा न छोड़ें। एक बार जब आप इसे छोड़ देते हैं, तो यह विफलता के रूप में गिना जाता है। यदि आपका शरीर लाल बत्ती के संपर्क में आता है, तो आप अंक खो देते हैं। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग के इतना कहने के बाद, वह प्रतिक्रिया गति परीक्षक के पास गए और कई बटन दबाए और शक्ति को समायोजित किया। वहां कई अलग अलग शक्ति स्तर थे। सबसे निचला भाग मध्यवर्ती सदस्यों के लिए है और सबसे ऊंचा शीर्ष सेनानियों के लिए है। शुरू करना। मुख्य प्रशिक्षक ने लाल बटन दबाया। बीप बीप। मशीन की विशाल तोप घूमने लगी और सभी दर्जन बैरल से लाल रोशनी निकलने लगी। तेज और धीमे दोनों थे और प्रक्षेप पथ भी स्थिर नहीं था। ये बहुत अव्यवस्थित और गंदा था। इसके बाद इसने घेरे के भीतर तेजी से गोलीबारी शुरू कर दी। दाढ़ी वाला आदमी उसके सामने घूर रहा था और लगातार दाएं बाएं और लाल रंग की गोलियों के बीच चकमा दे रहा था। ओ, लगातार 2 हिट। हालांकि ये गोलियां रबर की तरह होती हैं और इनमें कोई शक्ति और गति नहीं होती, इसलिए ये चोट नहीं पहुंचाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। दाढ़ी वाला आदमी बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और टाइमर 1 मिनट पर पहुंच रहा था। टूट। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग द्वारा बटन दबाने के बाद बैरल तुरंत रुक गए। मध्य डिस्प्ले स्क्रीन पर बड़ी मात्रा में जानकारी दिखाई गई। 60 सेकंड के भीतर 57 हिट और लाल बत्ती के साथ 3 संपर्क। अयोग्य। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने कहा और दाढ़ी वाले आदमी की आईडी वापस उसकी ओर फेंक दी। बस निशान चूक गया। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने दांत भींच लिए और अपना सिर हिलाते हुए घेरे से बाहर चला गया। अगला। लुओ फेंग, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने आदेश दिया। यांग वू से मुक्का मारने के बाद लुओ फेंग घेरे में चला गया। जैसे ही लुओ फेंग घेरे में खड़ा हुआ और मशीन की तोप का सामना किया, उसने एक गहरी सांस ली। डोजो में प्रवेश करने से पहले वह लगातार घर पर अभ्यास करते थे। इस प्रकार की चकमा देने वाली परीक्षाओं में लुओ फेंग सबसे अधिक चमकता है। हाई स्कूल परीक्षा से पहले मुझे 60 सेकंड में लगभग 50-55 बार मार पड़ती है। अब जबकि मेरे शरीर का फिटनेस स्तर बढ़ गया है, मेरे प्रतिक्रिया समय में वृद्धि के साथ इस परीक्षा को पास करना कोई समस्या नहीं है। याद रखें, चाहे कुछ भी हो, घेरा मत छोड़ो। यदि आप घेरा छोड़ देते हैं, तो आप तुरंत असफल हो जाते हैं। यदि आप सकल की लाल बत्ती के संपर्क में आते हैं, तो आप अंक खो देते हैं। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग के ऐसा कहने के बाद उन्होंने लाल बटन दबाया। बीप बीप। प्रतिक्रिया गति परीक्षक का बैरल तेजी से घूमने लगा।
तोप की दर्जनों बैरल से लाल बत्ती निकलने लगी और जल्द ही तेजी से रबर की गोलियां निकलने लगी। लुओ फैंग ने आगे की ओर देखा और तेजी से अपने सिर में स्थिति की गणना की। मानो वह कोई चतुर बिल्ली हो, वह लगातार दाएं बाएं चकमा देता रहा और एक एक करके गोलियों से बचता रहा। निस्संदेह कुछ गोलियां इतनी तेज थीं कि उनसे बचना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें केवल गोली ही लग सकती थी। जब लुओ फैंग चकमा दे रहा था तो कई सेनानियों ने बात करना शुरू कर दिया। ये बच्चा बुरा नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया की गति बहुत बढ़िया है। वास्तव में वह तेज है और उसकी नींव और फॉर्म अच्छी है। देखो, उसके पैर बिल्ली के पैर की तरह हैं। वह हर मोड़ के बाद अपना संतुलन नहीं खोता है, जिससे वह तेजी से दिशा बदल सकता है। ये रूप, यदि वह प्रतिभाशाली नहीं है या उसने 10 वर्षों तक कड़ी मेहनत नहीं की है, तो उसके पास इस तरह की ठोस नींव रखने का कोई तरीका नहीं है। घटनास्थल पर मौजूद सभी लड़ाके आश्चर्यचकित थे। एक लड़ाकू के फिटनेस स्तर को प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन फॉर्म और कौशल सभी अनुभव पर निर्भर करते हैं। उच्च शारीरिक फिटनेस स्तर बेहतर फॉर्म के अनुरूप नहीं है। टूट बटन दबाने के बाद मशीन की तोप धीमी होने लगी और बड़ी मात्रा में डेटा प्रदर्शित होने लगा। 60 सेकंड के भीतर 28 हिट, लाल बत्ती के साथ शून्य संपर्क। उत्कृष्ट, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं है, लुओ फैंग। मेरी ओर से आपको बधाई हो। आधिकारिक दस्तावेज आने और आपका डेटा रिकॉर्ड होने के बाद आप एक संभावित सेनानी बन जाएंगे। परीक्षा के बाद एक आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और आपके रिकॉर्ड 7 दिनों के भीतर नागरिकता सूचना एजेंसी को भेज दिए जाएंगे। लुओ फैंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर भींच ली। आखिरकार मैं सफल हुआ। मैं अंततः एक भावी सेनानी बन गया। लुओ फैंग, 1 अगस्त फाइटर कॉम्बैट परीक्षा की तारीख है। भोर में लिमिट हॉल में पहुंचे। एक प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में आप अन्य संभावित सेनानियों के साथ मानव ठिकानों के बाहर राक्षसों का शिकार करने जाएंगे। उस परीक्षा को पास करने के बाद आप एक असली योद्धा बन जाएंगे, ऐसा कहते हुए प्रशिक्षक जियांग नियान मुस्कुराए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C12 वूशन जियान तियान भाग 1 खंड 1 अध्याय 12 वूशन जियान तियान भाग 1। ठीक है, लुओ फैंग ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग, जो प्रतिक्रिया गति परीक्षक के बगल में थे, हंसे। ठीक है, अगला बाय यांग। लुओ फैंग यांग वू की ओर चला, जिसने खुशी दिखाई। यांग वू ने धीमी आवाज में कहा, बधाई हो पागल, अब तुम एक संभावित योद्धा हो। फाइटर कॉम्बैट परीक्षा पास करने के बाद आप एक सच्चे फाइटर बन जाएंगे। लुओ फैंग ने भी धीमी आवाज में उत्तर दिया। भाई यान, मुझे यकीन है कि आप बिना किसी समस्या के प्रतिक्रिया गति परीक्षण पास कर लेंगे। जब समय आएगा, आइए एक साथ लड़ाकू युद्ध परीक्षा दें। ठीक है, यांग वू उत्साहित थी। उसके बाद यांग वू और लुओ फैंग ने अपना ध्यान वर्तमान परीक्षार्थी पर केंद्रित किया। इसके तुरंत बाद 2 लोगों ने परीक्षा दी। एक सफल हुआ और एक असफल। अंतिम, यांग वू, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग चिल्लाया। यांग वू ने गहरी सांस ली। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। चूंकि वह हमेशा गति परीक्षण में फंसा रहता था, ये पहली बार है जब वह सीमा हॉल में अपनी प्रतिक्रिया गति प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। इसके लिए आगे बढ़ें, लुओ फैंग ने प्रोत्साहित किया। चिंता न करें। यांग वू ने लाल घेरे में एक बड़ा कदम उठाया और मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने बटन दबाया। मशीन का बैरल घूमने लगा और उसके दर्जनों बैरल से रबर की गोलियां निकलने लगी, जिससे पूरा घेरा ढक गया। यांग वू तेजी से घेरे के भीतर आगे बढ़ रहा था। लुओ फैंग ने यांग वू की हरकतें देखी और आश्चर्यचकित रह गए। भाई यांग काफी कठोर लग रहे हैं। वह मेरे जितना लचीला नहीं है, लेकिन उसकी तकनीक की दक्षता अधिक लगती है। वह थोड़े से अंतर से बच जाता है। वह वृत्त के 3.6 मीटर व्यास का उपयोग नहीं करता है। हर बार जब वह चकमा देता है तो वह केवल एक कदम आगे पीछे बाएं दाएं बढ़ाता है। यांग वू की गतिविधि का क्षेत्र छोटा था, लेकिन उसकी चकमा देने की दर अधिक थी। ये तकनीक वास्तव में वास्तविक युद्ध में उपयोगी है। हालांकि आपको बेहद सटीक रहना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो जानवर के पंजे लड़ाकू के शरीर को फाड़ देंगे। लुओ फैंग ने अपने दिल में मूल्यांकन किया। कम से कम लुओ फैंग को यह एक प्रभावी लेकिन खतरनाक तकनीक लगती थी। ये ब्लेड की धार पर नाचने जैसा था। बीप। जल्द ही 1 मिनट बीत गया और मशीन की तोप ने घूमना बंद कर दिया। 60 सेकंड के भीतर 52 हिट और लाल बत्ती से कोई संपर्क नहीं।
आप निकलिए, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने कहा। यांग वू, जो अभी भी लाल घेरे के भीतर था, ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसके बाइसेप्स पर नसें साफ हो गईं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस दिन के लिए उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया है। आखिरकार उसने अपना सपना पूरा कर लिया। सेनानी की महान रैंक तक केवल एक कदम बचा है। यांग वू के मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपकी चकमा देने की तकनीक रूवी वर्ग की है। राक्षसों के साथ मौत तक लड़ते समय आप छोटी छोटी हरकतों का उपयोग करते हैं ताकि उनके हमलों से आप पर कोई असर न पड़े। चूंकि आप उतनी गति से नहीं चलते हैं, आप उतने ही समय में अधिक गति कर सकते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये तकनीक बेहद कठिन है। भले ही आप अनुमान लगाते हैं कि जानवर का पंजा आपसे 2 सेंटीमीटर तक चूक जाएगा, अगर एक भी गलती हो जाती है तो पंजा आपके शरीर को चीर सकता है और आपके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। राक्षसों से लड़ते समय गलती करने पर संभवतः आप मर जाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, राक्षसों से लड़ते समय थोड़ा दूर तक चकमा देने की कोशिश करें। अपने आप को अधिक स्थान दें, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने जोर देकर कहा। आपकी वर्तमान ताकत के साथ आपके लिए पहले बुनियादी बातों में महारत हासिल करना बेहतर है। ऐसा करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। यांग वू आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जल्द ही सिर हिलाया। हाँ, मुख्य प्रशिक्षक। यांग वू, मुख्य प्रशिक्षक की बातों को दिल से लें। मार्शल आर्ट के अपने तरीके में लालची विचारों से बचें। रू वे क्लास बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर आपके पास इन्हें करने की ताकत नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप उन्हें जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरों के हंसाने के लिए मात्र एक नकलची बनकर रह जाएंगे, प्रशिक्षक जियांग नियान ने उन्हें गंभीरता से बताया। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग हंसे। ठीक है, 3 परीक्षार्थियों ने इस बार की संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण की है, लुओ फेंग, बाय यांग और यांग वू। लुओ फेंग, यांग वू और बाय यांग अपनी खुशी और खुशी को दबा रहे हैं। यदि आसपास के वरिष्ठ लड़ाके न होते तो शायद अब तक वे खुशी से चिल्ला रहे होते। हर कोई, आपका अगला कार्य युद्ध परीक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। आओ इसे करें। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने काले लिबादे में चांदी के बालों वाले एक आदमी की ओर देखा और हंसे। आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, कप्तान। मुझे क्षमा करें, हमें जाने दो। कप्तान, लुओ फेंग और अन्य 2 हैरान थे। मुख्य प्रशिक्षक यांग झोऊ शहर के सीमा हॉल का प्रमुख था और उसके पास अत्यधिक अधिकार थे। यदि वह कैप्टन कहता है, तो काले लिबादे में चांदी के बालों वाला वह आदमी कौन होगा? चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने लुओ फेंग और उसके समूह को स्कैन किया। एक पल के लिए लुओ फेंग को ऐसा लगा जैसे चांदी के बालों वाले आदमी की आंखें अनंत अंतरिक्ष की तरह थीं, और अचानक वह अंदर की ओर खींचा जा रहा था। वह कांप गया और होश में आ गया। वास्तव में अभी क्या हुआ? लुओ फेंग को जल्द ही पता चला कि यांग वू और बाय यांग जो उसके बगल में थे, उनके हाव भाव बहुत सुस्त थे। कितना डरावना है, बस एक नजर और इसने हमें पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। लुओ फेंग अंदर से हैरान था। ये शक्ति बहुत भयानक थी। यदि 2 लोग लड़ रहे हों तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही प्रतिद्वंद्वी की नजर आपकी चेतना को खराब कर सकती है। जब तक आप संभलते हैं, तब तक आपका प्रतिद्वंद्वी आपके दिल पर वार कर चुका होता है। चांदी के बालों वाला आदमी मुस्कुराया और आश्चर्यजनक रूप से लुओ फेंग की ओर देखा। बच्चा, अच्छी प्रतिभा है, कड़ी मेहनत करो। ऐसा कहते हुए चांदी के बालों वाला आदमी थोड़ा मुस्कुराया। अच्छी इच्छा शक्ति भी। हे, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग और चांदी के बालों वाला व्यक्ति तुरंत चले गए। क्या, अभी क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? यांग वू और बाय यांग को अभी अभी होश आया है। जैसे ही उन्हें अभी अभी घटी घटनाएं याद आई, वे पसीने पसीने हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यांग वू, बाय यांग या लुओ फेंग था। उन्होंने उस सफेद बालों वाले आदमी जैसा डरावना व्यक्ति कभी नहीं देखा। ये सफेद बालों वाला आदमी पूरे समय हमें देख रहा है। हालांकि अब तक मैंने उसकी उपस्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। लुओ फेंग आश्चर्यचकित था, बिना किसी आवाज के। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अद्भुत। नहीं रुको। जब लुओ फेंग ने ये सोचने की कोशिश की कि चांदी के बालों वाले आदमी का चेहरा कैसा दिखता है, तो वह ये जानकर चौंक गया। उसे केवल वे आंखें याद थी जो उसे मंत्रमुग्ध कर देती थी और उसे अपना चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था। तुम तीनों, यहाँ आओ। प्रशिक्षक जियांग नियान और उनके साथ के लड़ाके उन तीनों को देखकर मुस्कुराए। प्रशिक्षण हॉल में आओ। उन्होंने प्रतिक्रिया गति परीक्षण कक्ष छोड़ दिया और बड़े प्रशिक्षण हॉल में प्रवेश किया।
ये युद्ध परीक्षा के लिए अनुबंध हैं। मोटे अनुभवी सेनानियों में से एक ने हॉल के कोने से 3 अनुबंध निकाले। एक बार जब आप लड़ाकू युद्ध परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो डोजो ऑफ लिमिट्स आपकी मौत की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। बेशक फाइटर कॉम्बैट परीक्षा में मृत्यु दर बहुत कम है। लुओ फेंग, यांग वू और बाय यांग ने अनुबंध स्वीकार कर लिया और इसकी सामग्री को पलट दिया। मृत्यु दर कम है, लेकिन चोट की दर नहीं है, एक गंजे जानवर ने गहराई से कहा। लड़ाकू मुकाबला परीक्षा में आप राक्षसों से मौत तक लड़ रहे हैं। बेशक ये शिकार का सबसे बुनियादी प्रकार है। जब आप भविष्य में राक्षसों का शिकार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से खतरे वाले क्षेत्रों में जाएंगे, तो लड़ाकू परीक्षा की तुलना में खतरे कहीं अधिक भयावह होंगे। यदि आप इस चरण को भी पार नहीं कर सकते, तो आपको लड़ाकू बनने का कोई अधिकार नहीं है। लुओ फेंग, यांग वू और बाय यांग ने एक दूसरे की ओर देखा। अनुबंध सरल है। इसका मुख्य बिंदु यह है कि यदि परीक्षा में मृत्यु हो जाती है, तो डोजो ऑफ लिमिट्स कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। उन तीनों को कोई झिझक नहीं हुई और उन्होंने तुरंत दस्तावेजों पर अपने नाम के हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, प्रशिक्षक जियांग नियान, जो उनके बगल में थे, मुस्कुराए। अच्छा, आज 1 जुलाई है, इसलिए वास्तविक परीक्षा होने में 1 महीना और है। इस महीने में आपको उचित तैयारी कर लेनी चाहिए। ओह हाँ, प्रशिक्षक जियांग नियान उसके बगल में कीबोर्ड के पास गए और तेजी से कुछ बटन दबाए। जल्द ही प्रशिक्षण हॉल की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन प्रदर्शित की गई और एक लेख दिखाई दिया। इसे कहा गया आनुवंशिक ऊर्जा तकनीक। लुओ फेंग ने अपनी सांसें रोक लीं। यही कारण है कि लड़ाकू विमानों के पास इतने शक्तिशाली शरीर होते हैं। यही कारण है कि कुछ शीर्ष लड़ाकू विमान मच गति को पार कर सकते हैं। उनके चाकू मोटे स्टील को क्यों काट सकते हैं? बेशक लुओ फेंग और उनके समूह की ताकत के साथ, वे दिग्गज सेनानियों के कहीं भी करीब नहीं हैं। लड़ाके ताकतवर क्यों होते हैं? क्योंकि वे आनुवंशिक ऊर्जा पर निर्भर हैं। जब ग्रैंड निर्वाण काल में मानवता आरआर वायरस से संक्रमित हुई थी, तब हमारे जीन वायरस से लड़ने के लिए विकसित होने लगे थे। प्रशिक्षक जियांग नियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जीन एक निश्चित बिंदु तक विकसित होते हैं, तो ये ब्रह्मांड की बेहोश ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा आपके शरीर की हर कोशिका को घेर लेती है। इस प्रक्रिया के दौरान आपके जीन, हड्डियां, कोशिकाएं, रक्त, अंग और त्वचा सभी विकसित होते रहेंगे और मजबूत होते जाएंगे। आपकी हड्डियां हीरे से भी दसियों से सैकड़ों गुना अधिक कठोर हो सकती हैं। आपके अंग इतने शक्तिशाली होंगे कि पानी में आपकी सांस को आधे घंटे या उससे अधिक समय तक रोक सकें। ये सब उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जिसे आप अवशोषित करते हैं और अपनी कोशिकाओं को घेरते हैं। यह आपकी शक्ति बन जाती है, दूसरे शब्दों में आनुवंशिक ऊर्जा। प्रशिक्षक जियांग नियान ने स्क्रीन पर लेख की ओर इशारा किया। यह आपके जीन को बढ़ाने की तकनीक है, वुशिनजियान तियान तकनीक, जो आपकी आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने की एकमात्र तकनीक भी है। लुओ फेंग ने तुरंत लेख को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। आनुवंशिक ऊर्जा, मानव जीन वृद्धि, विकास पर निर्भरता। तो यह ऐसा ही है, लुओ फेंग ने इसे ध्यान से पढ़ने के बाद समझा। सामान्य लोग इसका प्रशिक्षण नहीं ले पाते क्योंकि उनके जीन उपयुक्त नहीं थे। एक बार जब आपकी मुट्ठी की ताकत 900 किलोग्राम तक पहुंच जाती है, आपकी गति 25 मीटर सेकंड तक पहुंच जाती है, और आपकी प्रतिक्रिया की गति एक संभावित लड़ाकू के लिए आवश्यक निशान को पार कर जाती है, तो आपके जीन प्रशिक्षण के लिए तैयार थे। 90% संभावित लड़ाके प्रशिक्षण शुरू करने में सक्षम हैं। आप लोग इस महीने में अपनी आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं, प्रशिक्षक जियांग नियान ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे मूल्यवान, दाओ यंग तकनीक आपके लड़ाकू बनने के बाद ही आपके लिए उपलब्ध होगी। पृथ्वी पर अपनी आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने का केवल एक ही तरीका था। हालांकि लाखों दाओ यिन तकनीकें थीं। दाओ यिन तकनीकों में प्रशिक्षण से आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण की गति 10 गुना तक बढ़ सकती है। इसीलिए दाओ यिन तकनीक को सभी शक्तियों द्वारा महत्व दिया जाता है। शाब्दिक अर्थ है आकाश की ओर 5 दिल, जो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने इसे नहीं बदला। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C13 खुशी खंड 1 अध्याय 13 आनंद। प्रशिक्षक बाय यांग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैंने सुना है कि दाओ यिन तकनीकें कितनी महान हैं, लेकिन वास्तव में वे कितनी महान हैं? यह आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है? इस समय भूरे बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, बाय यांग, मैं आपको इसे इस तरह बताऊंगा। उदाहरण के लिए,
यदि आप दाओ यिन तकनीक नहीं सीखते हैं और हमेशा के लिए केवल वुशन जियान त्यान तकनीक का उपयोग करते हैं, तो दिन में 5 मिनट के प्रशिक्षण के बाद आपकी कोशिकाएं ऊर्जा से भर जाएंगी। आपकी कोशिकाएं अधिक ऊर्जा अवशोषित नहीं कर पाएंगी। हालांकि दाओ यिन तकनीकों का उपयोग करने से आपकी कोशिकाओं की क्षमता बढ़ जाएगी। इस तरह आप 8 मिनट, शायद 10 मिनट और शायद 1 घंटे तक भी अभ्यास कर सकते हैं। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लुओ फैंग के समूह की ओर देखा। क्या आप लोग अब समझ गए? ये सुनने के बाद लुओ फैंग को अचानक एहसास हुआ। लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा, दाओ यिन तकनीक हर कोशिका की भूख को बढ़ा देती है। कोशिकाएं ब्रह्मांड की हल्की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और उन्हें आनुवंशिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य को भोजन खाने की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति केवल 3 बार भोजन कर सकता है, तो दाओ यिन तकनीक उसे 5 या 10 भोजन खाने के लिए बाध्य कर सकती है। जियांग नियान मुस्कुराया, यदि आप दाओ यिन तकनीकों में प्रशिक्षित नहीं हैं, तो दिखावा करें कि आपकी कोशिकाएं जितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकती हैं वह एक इकाई है। एक बार जब आप दाओ यिन तकनीकों में प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं, तो आपकी कोशिकाएं अवशोषित ऊर्जा की मात्रा 2 इकाइयां, 3 इकाइयां या शायद इससे भी अधिक हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, आपका 1 वर्ष का प्रशिक्षण किसी अन्य व्यक्ति के 10 वर्ष के प्रशिक्षण से अधिक हो सकता है। ये दाओ यिन तकनीकों का आकर्षण है। घटनास्थल पर प्रत्येक सेनानी ने दाओ यिन तकनीकों के बारे में बात की, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास स्पष्ट रूप से विषय के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था। दाओ यिन तकनीकों के बारे में सबसे मजबूत लड़ाकू, सीमाओं के सभी डोजों के नेता होंग ने 9 प्रकार की दाओ यिन तकनीकों का निर्माण किया। यदि आप मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल होते हैं और डोजो के लिए पर्याप्त योगदान देते हैं, तो आपको इन शीर्ष श्रेणी की दाओ यिन तकनीकों को सीखने का मौका मिल सकता है। सभी लड़ाके हंसे और लुओ फैंग और उनके समूह को लुभाया। पृथ्वी पर सभी महान शक्तियां अपने देश में और अधिक लड़ाके होने की आशा करती हैं। प्रशिक्षक लुओ फैंग अचानक बोले। हम प्रशिक्षक जियांग नियान ने लुओ फैंग की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, क्या समस्या है? प्रशिक्षक उस सुनहरे बालों वाले आदमी के बारे में जो अभी अभी मुख्य प्रशिक्षक के साथ बाहर निकला था। वह केवल एक नजर से सभी प्रकार के प्रतिरोध को कैसे रोक सका? इस लड़ाकू के पास किस प्रकार की शक्ति है? लुओ फैंग ने कभी नहीं सुना था कि लड़ाके इतने शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वह बहुत उत्सुक था। प्रशिक्षक जियांग नियान थोड़ा हंसे, जबकि उनके बगल के लड़ाके पूरी तरह जोर से हंसे। बच्चे, वह व्यक्ति जो मुख्य प्रशिक्षक के साथ बाहर चला गया वह एक आध्यात्मिक पाठक है। स्पिरिट रीडर्स की संख्या हम लड़ाकों से भी कम है। सभी फाइटर्स हंसते हुए बोले, बेशक स्पिरिट रीडर्स आमतौर पर फाइटर्स भी होते हैं, हालांकि वे सेनानियों के भीतर सबसे भयावह अस्तित्व हैं। आत्मा पाठक लुओ फैंग हैरान था। आधुनिक इंटरनेट की बदौलत लुओ फैंग ने उनके बारे में परिचय पढ़ा था। उन सभी ने कहा कि स्पिरिट रीडर सेनानियों के भीतर एक विशेष अस्तित्व है, और एक बहुत ही भयानक अस्तित्व भी है। हालांकि इंटरनेट ने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि वे वास्तव में कितने भयानक थे। भविष्य में फाइटर बनने के बाद आप स्पिरिट रीडर्स को जानेंगे, प्रशिक्षक जियांग नियान ने हंसते हुए कहा। ठीक है, आज की संभावित फाइटर परीक्षा समाप्त हो गई है। आप तीनों घर भी लौट सकते हैं। हाँ, सुनिश्चित करें कि आप अपने अनुबंधों पर मुहर लगा दें और अपने दस्तावेज सौंप दें। हम कुछ दिनों में आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, प्रशिक्षक लुओ फैंग, यांग वू और बाय यांग मुड़े और प्रशिक्षण हॉल से बाहर चले गए। जब वे सेक्टर से बाहर निकले तो बंदूकधारी गार्डों ने उनकी सुरक्षा की और ध्यान से उन पर नजर रखी। गुना 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 मिंगयू सेक्टर का प्रवेश द्वार। लुओ फैंग, यांग वू और बाय यांग सभी उज्ज्वल रूप से मुस्कुरा रहे थे। मेरा नाम बाय यांग है और मैं जियांग नान में शीर्ष सैन्य अकादमी से हूँ। मेरा परिवार यांग झोउ शहर में रहता है, इसलिए मैंने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान परीक्षा देने का यह मौका लिया। बाय यांग ने हाथ मिलाने के लिए लुओ फैंग और यांग वू दोनों की ओर अपने हाथ बढ़ाए। मुझे आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। जियांग नान की शीर्ष सैन्य अकादमी। लुओ फैंग वहां जाने की योजना बना रहा था। लुओ फैंग हंसे। मेरा नाम लुओ फैंग है और वह यांग वू है। हम दोनों ZN क्षेत्र के डोजो ऑफ लिमिट्स से हैं। लुओ फैंग भाई का भविष्य निश्चित रूप से असीमित है। सैन्य अकादमी में हमारे कुलीन वर्ग में भी बहुत से लोग लड़ाकू नहीं बनते हैं। बाय यांग ने खुशी खुशी दोस्त बना लिए। इतनी कम उम्र में लुओ फैंग एक भावी सेनानी बनने के लिए वह दोस्त बनकर और भी अधिक खुश था। लुओ फैंग भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है। यांग वू ने हंसते हुए कहा, आइए इतना कुछ न कहें। एक ही दिन, एक ही स्थान पर परीक्षा उत्तीर्ण करना हम सभी का भाग्य होना चाहिए।
आज का दिन अच्छा है। आइए, दिल खोलकर खाने और खुशी से बातें करने के लिए कोई रेस्तरां खोजें। ठीक है। बाय यांग मुस्कुराए और स्वीकार कर ली। चलो चलें, लुओ फैंग भी हंसे। उन तीनों ने अभी अभी भावी लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण की है और उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने एक रेस्तरां चुना और साथ में दोपहर का खाना खाया और फिर अपने अपने रास्ते घर वापस चले गए। गुना 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 गुना। लुओ फैंग ने आज थोड़ी शराब पी ली और मेट्रो में अपने परिवार को खुशखबरी सुनाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि मेट्रो में बहुत सारे लोग थे। उसे डर था कि अगर उसने संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण की शब्द बोला तो वह एक दृश्य खड़ा कर देगा। ठीक है, सबवे से बाहर निकलने के बाद मुझे कॉल करने में बहुत देर नहीं होगी। अल्पविराम अल्पविराम। एक सबवे लाइन को झोंगन रोड स्टेशन तक ले जाने के बाद झोंगन रोड स्टेशन की 11 लाइन तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। मैं अभी पिताजी, माँ और भाई को बताऊंगा। लुओ फैंग अब तक उत्साहित था। भावी सेनानी। उनका परिवार बहुत गरीब है और कई सालों से काम कर रहा है। वह कई सालों से काम कर रहे हैं और आखिरकार कुछ उपलब्धि हुई है। जैसे ही वह झोंगन रोड स्टेशन के फुटपाथ पर खड़ा था, लुओ फैंग ने अपना सेल फोन निकाला। बीप बीप। नंबर टाइप करने के बाद लुओ फैंग ने इंतजार किया। नमस्ते। सेल फोन पर उसके भाई की आवाज थी। लुओ फैंग हंसे और कहा, यह मैं हूँ। बेशक, क्या आप ये भी नहीं जानते कि आपका भाई किस तरह का व्यक्ति है? बेशक, मैं पास हो गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है। लुओ फैंग ने अपना सेल फोन उठाया और खुशी से कहा, हम क्या माँ घर पर हैं? ठीक है, माँ को फोन लेने दो। हेलो माँ, मैं हूँ फैंग। लुओ फैंग खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जैसे ही उसने सेल फोन पर अपनी माँ की खुशी से उत्साहित आवाज सुनी, लुओ फैंग की आंखों के किनारे नम होने लगे, क्योंकि उसने इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया था। माँ, आपने पहले ही 3 बार पूछा था। मैं सचमुच परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। कुछ दिनों में फॉर्म घर पर आ जाएंगे। मैंने पहले ही खाना खा लिया है, अन्य 2 लोगों के साथ जो वहां से गुजरे थे। लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा, ओह, पिताजी को बुलाओ। चिंता मत करो माँ, मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, मुझे नहीं पता। फोन रखने के बाद लुओ फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खुशी, संतुष्टि। क्या बचपन से लुओ फैंग की कड़वी ट्रेनिंग सिर्फ इसी दिन के लिए नहीं थी? लुओ फैंग ने अपनी श्वास को समायोजित किया और खुद को शांत किया, अन्यथा वह अपने पिता के सेल फोन पर कॉल नहीं कर पाएगा। इस परिवार में लुओ होंगुओ परिवार का पर्वत है, परिवार का स्तंभ है। लुओ फैंग के एक संभ्रांत सदस्य बनने से पहले परिवार को पूरी तरह से उसके पिता की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि उसकी मां काम करती है, फिर भी उसे अपने 2 बेटों की देखभाल के लिए अपनी ऊर्जा की जरूरत है, और भी अधिक क्योंकि उनमें से एक विकलांग है। पिता का गृह पुनर्निर्माण कार्य कड़वा और कठिन है। वह काम के दौरान अक्सर घायल हो जाता है। पिताजी, अब से आपको फिर कभी इस तरह के थका देने वाले काम से नहीं गुजरना पड़ेगा, लुओ फैंग ने मन में सोचा। बीप बीप। जब लुओ फैंग अपने पिता के उत्तर का इंतजार कर रहा था तो सेल फोन से एक आवाज आई। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C14। आपने इसके लिए कहा था। खंड 1 अध्याय 14। आपने इसके लिए कहा। हम कोई उत्तर कैसे नहीं आया? अभी लगभग 12 बजे हैं, इसलिए ये दोपहर के भोजन का समय होना चाहिए। मेरे पिताजी और अन्य लोग अभी पुनर्निर्माण कर रहे हैं और वे आमतौर पर दोपहर के दौरान छुट्टी लेते हैं, इसलिए उन्हें फोन का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। लुओ फैंग ने संदेह से अपने सेल फोन की स्क्रीन को देखा और सेल फोन स्थान खोजकर्ता फंक्शन दबाया। फोन की स्क्रीन पर तुरंत यांगझोउ शहर का नक्शा प्रदर्शित हुआ। मानचित्र पर छोटा लाल बिंदु लुओ फैंग के सेल फोन के स्थान को दर्शाता है, जबकि छोटा हरा बिंदु उसके पिता के स्थान को दर्शाता है। मैं अभी जहां हूं वहां से ज्यादा दूर नहीं। लुओ फैंग को तुरंत पता चल गया कि उसके पिता का वर्तमान स्थान कहां है और वह मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं अपने पिता के पास दौड़ूंगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से खुशखबरी के बारे में बताऊंगा। लुओ फैंग तुरंत सेल फोन के मानचित्र पर प्रदर्शित स्थान पर गया। गुना 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 गुना। सेडेन क्षेत्र, स्काई गार्डन सेक्टर। जल्दी करो और उन चीजों को हटाओ ताकि तुम आराम कर सको और दोपहर का खाना खा सको। हमें भी कुछ खाना खाना चाहिए। सेक्टर के एक निजी विला के लॉन में पीले रंग की और लंबी सफेद पैंट पहने झांग हाओ बाई ने श्रमिकों से आग्रह किया। यहाँ तक कि उनके पास 3 ठंडे चेहरे वाले अंगरक्षक भी थे। मिस्टर, जल्दी मत कीजिए, ये फर्नीचर बहुत कीमती है। इसे कम मत समझो।
कुछ और लोगों को बुलाओ और थोड़ी अधिक मेहनत करो। निजी लॉन के पास एक ट्रक खड़ा था और उसमें बहुत सारा सीलबंद लकड़ी का फर्नीचर था। आजकल लकड़ी का फर्नीचर बेहद मूल्यवान और महंगा है। वे एक विलासिता की वस्तु है जो कुछ ही लोगों की होती है, क्योंकि सभी इंसान शहरों में रहते हैं। पेड़ लगाने के लिए बहुत कम स्थान है और अधिकांश पेड़ सजावट के लिए हैं। हालांकि शहर के बाहर बहुत सारे पेड़ हैं, वहां कई राक्षस भी हैं। लकड़ी की कीमत बहुत अधिक है, क्योंकि इसे पाने के लिए आपको राक्षसों से लड़ना होगा। आजकल अधिकांश लोगों के फर्नीचर प्लास्टिक से बने होते हैं, जबकि कुछ बेहतर फर्नीचर कांच के बने होते हैं। एक सामान्य परिवार लकड़ी के उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं होगा। ध्यान से, रिमॉडलिंग कंपनी के कर्मचारियों ने भारी फर्नीचर को सावधानीपूर्वक ट्रक से जमीन पर ले जाया। उसके बाद 3 कर्मचारी सावधानीपूर्वक फर्नीचर को लॉन में ले जाएंगे। सावधान रहें, झांग हाओ बाई ने भौहें चढ़ा ली और याद दिलाया, यह असली उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी से बना फर्नीचर है। यदि आप इसे तोड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने बॉस के साथ परेशानी में पड़ जाएंगे। हु तीनों कर्मचारियों ने सावधानीपूर्वक फर्नीचर को हटाया। फर्नीचर बेहद कीमती और भारी था, लगभग 1000 किलो। इसे स्थानांतरित करना इन 3 श्रमिकों के लिए थोड़ा सा काम है। रुको और थोड़ा आराम करो, बाद में इसे एक सांस में घर में ले जाना। सामने उठाने वाले कर्मचारी ने आदेश दिया, अभी इसे यहीं रख दो। धीरे धीरे, हल्के से तीनों मजदूरों ने धीरे धीरे फर्नीचर को लॉन पर रख दिया। ऐसा करने के बाद ही वे अपनी पीठ सीधी कर पाए और हवा में अच्छी सांस ले सके। बूढ़े लुओ, ऐसा करने के बाद मैं पहले से ही भूखा हूँ, एक लंबा कार्यकर्ता अपने शरीर को फैलाने लगा। इसे और फर्नीचर के 2 और टुकड़ों को हटाने के बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम सब एक साथ खाना खा सकते हैं। लुओ होंगुओ 2 अन्य श्रमिकों की ओर देखते हुए हंसे। उसने अपनी कमीज से अपना पसीना पोंछा। जून का महीना था और लगभग दोपहर के 1 बजे थे, इसलिए ये दिन का सबसे गर्म समय था। उन तीनों के लिए 1000 किलोग्राम वजनी फर्नीचर के एक मूल्यवान टुकड़े को स्थानांतरित करना निश्चित रूप से कठिन काम था। तेजी से काम करें, झांग हाओ बाई ने अधीरता से आदेश दिया। 8 लुओ होंगुओ फर्नीचर पकड़ने के लिए नीचे झुके। दोस्तों, कड़ी मेहनत करो और फर्नीचर के इस टुकड़े को अंदर ले जाओ। आओ, 1 2 3 ऊपर। लुओ होंगुओ और उनका समूह एक साथ उठे और सावधानी से सीढ़ियां चढ़ गए। वे तेजी से घर में दाखिल हुए और कुछ ही देर बाद बाहर आ गए। जब लुओ होंगुओ और उनका समूह झांग हाओ बाई के पास से गुजरा, तो उनसे निकलने वाले पसीने को सूंघने के बाद झांग हाओ बाई की भौहें चढ़ गईं। गरीब लोग होंगे, इस तरह का कड़वा काम करेंगे। उन्हें जीवन भर कड़वी जिंदगी जीनी पड़ेगी, झांग हाओ बाई ने मन ही मन सोचा। झांग हाओ बाई के पिता अमीर थे, इसलिए उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। झांग हाओ बाई ने हमेशा समाज के निचले पायदान पर मौजूद लोगों को हेय दृष्टि से देखा है। उनके अनुसार, जो लोग इस प्रकार के कड़वे काम करने को तैयार हैं, उनमें लड़ने की कोई भावना नहीं है और वे अपने कड़वे दिनों को जीने के लायक हैं। सावधान, गेट को न छुएं। लुओ होंगुओ और उनके समूह ने सावधानीपूर्वक फर्नीचर को कदम दर कदम आगे बढ़ाया। उनकी कमीजें पसीने से भीगी हुई थीं। पसीने की एक बूंद उनके सिर से निकलकर उनकी गर्दनों तक लुढ़क गई। थोड़ी देर घर से बाहर आराम करें। लुओ होंगुओ ने फर्नीचर नीचे रखा और अपनी सांसें समायोजित की। जाओ, 1 2 3 ऊपर। भले ही लुओ होंगुओ और उनका समूह थके हुए थे, वे 20 से 30 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसकी आदत हो गई है। वे अपनी सीमाएं जानते हैं, इसलिए गलतियां कम ही होती हैं। इसके तुरंत बाद लुओ होंगुओ और उनका समूह फर्नीचर के अंतिम टुकड़े को स्थानांतरित करने के लिए गए। ये निश्चित रूप से गर्म है। झांग हाओ बाई ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। भाई वांग, हम बाद में पास के रेस्तरां में खाना खाने जाएंगे। धन्यवाद युवा मास्टर, उत्तर में तीनों अंगरक्षक हंसे। झांग हाओ बाई ने फर्नीचर के अंतिम टुकड़े पर नजर डाली जिसे 3 कर्मचारी ले जा रहे थे और उसकी नाक से एक हंसी निकल गई। उन्हें स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के किसानों से नफरत थी। अचानक उसकी नजर फुटपाथ में इस्तेमाल होने वाले संगमरमर पर पड़ी। टाइलों में से एक में दरार थी, जो कुछ दिन पहले अपने अंगरक्षकों के साथ झगड़ते समय दुर्घटनावश बन गई थी। झांग हाओ बाई की आंखें चमक उठी। हाल ही में मेरे पास पैसे की कमी थी और अब कुछ कमाने का अच्छा मौका है। इस समय लुओ होंगुओ और उनका समूह फर्नीचर के तीसरे टुकड़े को हटाने में व्यस्त थे। अचानक एक सेल फोन बजने लगा। लुओ होंगुओ, जो इस समय फर्नीचर हटा रहा था, मन ही मन खुश हुआ। ये फैन से होना चाहिए। हालांकि चूंकि लुओ होंगुओ फर्नीचर हटा रहा है, इसलिए वह फोन का जवाब नहीं दे सका।
फर्नीचर का टुकड़ा नीचे रखने के बाद उसे वापस कॉल करना होगा। घर के बाहर थोड़ा आराम करें, हल्के से, धीरे से। लुओ होंगुओ और उनके समूह ने धीरे से फर्नीचर नीचे रख दिया। लुओ होंगुओ ने अपनी जेब से सेल फोन निकाला। डिस्प्ले देखकर पता चला कि कॉल वाकई उनके बेटे का था। वह मुस्कुराया और वापस कॉल करने की तैयारी करने लगा। तुम लोगों को क्या परेशानी है? अरे, हमने तुम लोगों से कहा था कि सावधान रहो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्रोध का स्वर उठा। लुओ होंगुओ और उनके समूह ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और केवल झांग हाओ बाई का उदास चेहरा देखा। झांग हाओ बाई गुस्से से संगमरमर की ओर इशारा कर रही थी। क्या आप इसी तरह काम करते हैं? चूंकि आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, तो देखिए, मेरे घर का फुटपाथ आप लोगों ने तोड़ दिया। ये नानशान संगमरमर है, जिसे शहर के बाहर खरीदा गया था। संगमरमर के एक टुकड़े की कीमत लगभग $1 लाख होगी। क्या आप इसका भुगतान कर सकते हैं? लुओ होंगुओ और उनके समूह ने अपना सिर नीचे किया और देखा। दरअसल, सड़क की ओर फुटपाथ पर एक संगमरमर में छोटी सी दरार पड़ गई थी। मैं आपकी कंपनी के बॉस को बुलाऊंगा। इसमें क्या है? झांग हाओ बाई गुस्से में बोले। भाई वांग, आपके पास उनकी कंपनी का फोन नंबर है ना? उनकी कंपनी को कॉल करें और उनके बॉस को यहाँ बुलाएं। अब इन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास उनकी कंपनी का फोन नंबर यहाँ है। वांग नाम के अंगरक्षक ने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और डायल करना शुरू कर दिया। लुओ होंगुओ और उनका समूह अच्छी तरह से परिचित थे। ये गलत है, बड़े मजदूर ने तुरंत कहा। संगमरमर पर दरार पहले से ही थी। मैंने उसे देखा। बहाने बनाने का कोई मतलब नहीं है। झांग हाओ बाई जोर से हंसे। लुओ होंगुओ ने भौहें चढ़ा दी। एक अनुभवी पुराने कार्यकर्ता के रूप में, वह जानते थे कि इस प्रकार के विवाद सबसे अधिक परेशानी वाले होते हैं। कंपनी आमतौर पर अपनी प्रतिष्ठा को अत्यधिक महत्व देती है। यदि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और कंपनी के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उनके कर्मचारियों ने दरार नहीं डाली है, तो आमतौर पर कंपनी केवल नुकसान की भरपाई कर सकती है। अगर कंपनी पैसे देती है तो जिम्मेदार 3 कर्मियों के वेतन से पैसा निकाल लिया जाएगा। चलो पहले फर्नीचर को अंदर ले जाएं और फिर बात करें, लुओ होंगुओ ने फर्नीचर उठाने के लिए जाते हुए कहा। फर्नीचर हटाओ। झांग हाओ बाई आगे बढ़े और लुओ होंगुओ को धक्का दिया और 3 श्रमिकों को व्याख्यान देना शुरू कर दिया। चाल मत खिलो। संगमरमर पर बना फर्नीचर इसका प्रमाण है। आप फर्नीचर को अंदर ले जाना चाहते हैं और फिर गूंगा खेलना चाहते हैं। मैंने ये छोटी मोटी चालें हमेशा देखी हैं। अपने बॉस के आने का इंतजार करें और फिर बात करें। बूढ़ा लुओ, पुराना लुओ। अन्य 2 सहकर्मी लुओ होंगुओ को ऊपर उठाने में मदद करने गए। कोई बात नहीं, लुओ होंगुओ ने अपना कंधा झटक दिया। आप लोगों को कैसे भगा सकते हैं? हमें ये भी पता नहीं है कि हमने संगमरमर तोड़ दिया है, तो धक्का देने का क्या मतलब है? अन्य 2 सहकर्मियों ने तुरंत घूरकर देखा और गुस्से में बोले। इस तरह के काम करने वाले लोगों को किसी बात का डर नहीं होता। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो झगड़ा हो जाएगा। भले ही उन्हें पुलिस द्वारा जेल भेज दिया जाए, वे केवल पैसा चाहते हैं, न कि अपना जीवन, इसलिए पुलिस भी उनसे निपट नहीं सकती है और अंततः उन्हें रिहा कर देगी। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। झांग हाओ बाई के दोनों पैर बिजली की तरह थे और दोनों श्रमिकों के पेट पर लात मारी। ओ, दोनों सहकर्मी उड़कर जमीन पर गिर पड़े। आप नहीं जानते कि आप किसके साथ बहस कर रहे हैं, झांग हाओ बाई ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। सेडेन क्षेत्र में उनके झांग परिवार के संपर्कों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। अगर वह कुछ नियमित कर्मियों की पिटाई भी कर दे, तो भी कुछ नहीं होगा। बूढ़ा तियान, बड़ा बंदर, क्या तुम ठीक हो? लुओ होंगुओ भी घबरा रहा था। नौजवान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लुओ होंगुओ ने गुस्से में कहा। झांग हाओ बाई ने लुओ होंगुओ के पसीने को सूंघने के बाद भौहें चढ़ा दी और लहराते हुए कहा, भाई वांग, आप लोग उन्हें सबक सिखाएं ताकि वे शांत हो जाएं। यंग मास्टर, रिमॉडलिंग कंपनी, वांग नाम के अंगरक्षक ने सेल फोन सौंप दिया। ठीक है। झांग हाओ बाई ने अपना हाथ लहराया और 3 अंगरक्षक तुरंत 3 श्रमिकों को पीटने के लिए चले गए, जबकि झांग हाओ बाई ने फोन रखा। हाँ, मैं स्काई गार्डन से हूँ। अपने अध्यक्ष हो को फोन लेने दीजिए। चेयरमैन हो, आज आपने जिन 3 कर्मचारियों को भेजा है उनमें क्या समस्या है? वे टेढ़े मेढ़े हैं और उन्होंने मेरे लॉन के संगमरमर के फुटपाथ को तोड़ दिया है। जल्दी करो और लोगों को भेजो और इसे सुलझाओ। यदि आप इसका पता नहीं लगाते हैं, तो किसी पैसे की उम्मीद न करें। जबकि बातचीत अभी भी चल रही थी। रुको, लॉन के बाहर से गुस्से भरी आवाज आई। इस समय
लुओ होंगुओ और उनके सहकर्मी एक कोने में थे और उन सभी पर अंगरक्षकों के पैरों के निशान थे। हम तीनों अंगरक्षकों और झांग हाओ बाई सभी ने अपना सिर घुमा लिया। एक छायादार छवि लॉन में उड़ गई और झांग हाओ बाई ने उसे एक पल में पहचान लिया और क्रोधित हो गई। लुओ फेंग, तुम मेरे घर पिटाई खाने आए थे। तारानकन 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 तारानकन। आप। लुओ फेंग ने अपने पिता को देखा, पीछे झुके हुए, पसीने से लथपथ और पैरों के निशान से ढके हुए। लुओ फेंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनके पिता को इतना कड़वा जीवन सहना पड़ा और हमेशा उन पर नाराजगी जताई जाती है, और आज उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अंगरक्षकों में से एक, जो छोटा और मोटा था, आगे बढ़ते हुए ठंडे स्वर में हंसा। तारानकन 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 को रास्ते से हटाओ। लुओ फेंग चिल्लाया और उसके पैर पर बिजली की तरह जोर से लात मारी। अंगरक्षक ने इसे अपने दाहिने हाथ से रोका भी। पेंग! भारी लात से मोटे, छोटे अंगरक्षक की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जमीन पर वापस गिरने से पहले वह 4 से 5 मीटर हवा में उड़ गया। अन्य 2 अंगरक्षक स्तब्ध रह गए। लुओ फेंग, तुमने मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की। झांग हाओ बाई ने घूर कर देखा और चिल्लाया, आपने इसके लिए कहा था। तारानकन 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 तारानकन। आप। लुओ फेंग गुस्से में चिल्लाया और उसने जोर से देखा और अपने दांत भींच लिए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C15। मैं सहयोग करूंगा। खंड 1 अध्याय 15। मैं सहयोग करूंगा। हमला करो, एक साथ हमला करो। झांग हाओ बाई का चेहरा गुस्से से लाल था और उसने गुस्से में अपने हाथ लहराए। इस लुओ फेंग ने अपने क्षेत्र में गड़बड़ी करने और उसके अंगरक्षकों पर हमला करने का साहस किया। सावधान रहें, उसकी लातें भारी हैं। जमीन पर पड़े मोटे अंगरक्षक ने अपना पेट सहलाया। उसके मुंह के किनारे से कुछ खून बह गया और वह कुछ देर तक उठ नहीं सका। किड्डो, सोचो तुम सख्त हो। वांग नाम का अंगरक्षक और दूसरा अंगरक्षक लुओ फेंग की दिशा में दौड़े। चूंकि उन्होंने लुओ फेंग की शक्ति देखी थी, इसलिए वे उसे कम न आंकने के प्रति सावधान थे। इस समय लुओ फेंग अपने पिता के पास दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लुओ होंगुओ चिल्लाया, मैं ठीक हूँ फेंग, तुम्हारे पीछे। एक पल के भीतर 2 अंगरक्षक एक साथ लुओ फेंग पर हमला करने के लिए बाएं और दाएं से आए। यहाँ तक कि झांग हाओ बाई भी पीछा करते हुए आ रही थी। वे तीनों एक साथ। हम्फ! लुओ फेंग ने अपनी आंख के कोने से बाहर देखा और तुरंत मुड़ गया। घूर्णन के साथ आई शक्ति से उसने अपने दाहिने हाथ को ब्लेड के आकार में बाहर निकाला और अपने सामने की जगह को ऐसे काट दिया जैसे कि वह कोई लड़ाकू ब्लेड हो। HU! बांह के कारण उसके आगे एक शक्तिशाली धारा प्रवाहित हुई। अच्छा नहीं। वांग नाम के अंगरक्षक का चेहरा तुरंत बदल गया और वह अपनी दोनों भुजाओं से लुओ फेंग की बांह को रोकने के लिए दौड़ा। पेंग! एक प्रभाव की ध्वनि। लुओ फेंग के ब्लेड ने वांग नामक अंगरक्षक की दोनों भुजाओं पर जोरदार प्रहार किया। वांग नाम के बॉडीगार्ड को लगा कि अब उसकी बाहें उसकी अपनी नहीं रहीं। उन्हें इतना दर्द हुआ कि एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ। उसका दाहिना हाथ शक्तिहीन होकर गिर गया और वह चिल्लाते हुए पीछे हट गया, मेरा दाहिना हाथ टूट गया है। क्या? झांग हाओ बाई, जो चलने के लिए तैयार हो रही थी, चौंक गई। उनके अंगरक्षक सभी डोजो के विशिष्ट सदस्य थे। लुओ फेंग, जो एक विशिष्ट सदस्य भी है, के पास लगभग समान शक्ति होनी चाहिए। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उसके हमले से वांग नाम के अंगरक्षक का हाथ टूट जाए, जो एक संभ्रांत सदस्य भी था। अच्छा नहीं है। वांग नाम का अंगरक्षक घायल हो गया था, इसलिए केवल काले रंग का लंबा अंगरक्षक ही बचा था। अपने साथियों की हार देखकर वह आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया। काले कपड़े पहने अंगरक्षक ने अपने दांत भींच लिए और बिजली की गति से एक लात और एक मुक्का मारते हुए चिल्लाया, वाह वाह! लुओ फेंग चतुर था, इसलिए 2 हमलों से बचने के लिए उसे केवल 2 ही कदम उठाने पड़े। फिर उसने एक शक्तिशाली काट की तैयारी की। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में ऊपर उठाया और हमला कर दिया। उसकी काट चाकू की तरह थी। ये बहुत तेज है। काले रंग का अंगरक्षक चकमा नहीं दे सका, इसलिए हमले का सामना करते समय वह केवल अपनी बाहें ऊपर रखकर उसे रोक सका और अपने दांत भींच लिए। जैसे ही लुओ फेंग का भयावह हमला हुआ, अंगरक्षक का दिल डर से भर गया। अगुआ! अंगरक्षक ने अपनी दोनों भुजाओं में संवेदना खो दी और लुओ फेंग के हमले से वे नर्म हो गए। हालांकि लुओ फेंग की चाल ने गति नहीं खोई। बॉडीगार्ड की बाहों से टकराने के बाद वह उसके कंधे पर गिर गया। 1000 किलोग्राम से अधिक की शक्ति ने तुरंत अंगरक्षक को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कैसे संभव है?
झांग हाओ बाई, जो गुप्त हमले के लिए तैयार हो रही थी, सदमे से रुक गई। 3 अंगरक्षक, जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, एक ने उसका पेट पकड़ लिया, दूसरे का हाथ टूट गया और दूसरा सिर्फ एक झटके से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। झांग हाओ बाई, लुओ फैंग की आंखें आग की लपटों की तरह थीं, मानो वह किसी को खाने वाला हो। आप क्या फालतू कर रहे हैं? लुओ फैंग, तुम क्या कर रहे हो? झांग हाओ बाई तुरंत 2 कदम पीछे हटे और चिल्लाए, यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसकर मेरे लोगों को मारने की और फिर भी इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की? तुमने मेरे पिता को मारने की हिम्मत की, मेरे पिता को लात मारो। लुओ फैंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां स्टील की तरह थीं और उसकी नसें कीड़ों की तरह थीं। तुम्हारे पिता? मैं ये भी नहीं जानता कि आपके पिता कौन है। मैं आपके पिता को कैसे मार सकता हूँ और आपको लात कैसे मार सकता हूँ? झांग हाओ बाई ने अचानक उन 3 श्रमिकों की ओर देखा जो अभी भी गंदे थे और पैरों के निशान से ढके हुए थे। उसे एक पल में एहसास हुआ कि लुओ फैंग बिना कुछ कहे क्यों अंदर आया और हमला करना शुरू कर दिया। झांग हाओ बाई ने लुओ फैंग की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को खाने वाला है, और तुरंत चिल्लाया, लुओ फैंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम। पेंग, लुओ फैंग ने तेजी से लात मारी। उसका पैर, बिजली की तरह, झांग हाओ बाई के पेट से टकराया, जिससे झांग हाओ बाई फर्श पर गिर गया और उसका चेहरा लाल हो गया। चेतावनी, मेरी तारांकन तारांकन तारांकन। लुओ फैंग ने झांग हाओ बाई को कॉलर से पकड़ लिया। उसके पकड़ने के कारण झांग हाओ बाई हवा में लटक गए। आप झांग हाओ बाई बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कॉलर से पकड़ लिया गया और पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया, जिससे उनकी गर्दन पर बहुत दबाव पड़ा। सांस लेना पहले से ही कठिन था, इसलिए उसके बात करने का कोई रास्ता नहीं था। मालिक को अभी नीचे रखो। दूर से गुस्से की आवाज आई। पूरी तरह से सुसज्जित लगभग 10 अंगरक्षकों का एक समूह दौड़ रहा था। स्काई गार्डन सेक्टर में हर जगह कैमरे लगे थे, इसलिए गार्डों को लड़ाई के बारे में तुरंत पता चल गया। इस सेक्टर में रहने वाले सभी लोग महत्वपूर्ण थे, इसलिए सुरक्षा अधिक थी। वे तुरंत यहाँ पहुंचे और पुलिस को बुलाया। जैसे ही लुओ फैंग ने गार्डों को आते देखा, उसने झांग हाओ बाई पर व्यंग्य किया और उसे किसी वस्तु की तरह एक तरफ फेंक दिया। झांग हाओ बाई लॉन की घास पर गिर गए, जिससे उनकी सफेद शर्ट का कुछ हिस्सा हरा हो गया। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? लुओ फैंग लुओ होंगुओ की ओर चला गया। ये कुछ भी नहीं है, बस कुछ खरोंचे हैं। लुओ होंगुओ ने अंगरक्षकों को देखा जो दर्द में लग रहे थे और झांग हाओ बाई के बीमार चेहरे पर और चिंतित होकर धीमी आवाज में कहा, फैंग, तुम ये भी कैसे नहीं जानते कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए? आप उन्हें इस तरह पीटेंगे तो मेडिकल फीस तो ज्यादा होगी ही। वे आप पर मुकदमा भी कर सकते हैं। हाँ फैंग, आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए, एक अन्य कर्मचारी चिंतित था। कोई बात नहीं, बढ़िया काम। उन्होंने हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार भी नहीं किया, दूसरे लंबे कार्यकर्ता ने गुस्से में कहा। सेक्टर के गार्ड अमीर परिवारों को अच्छी तरह से जानते थे। झांग परिवार के 3 अंगरक्षक सभी विशिष्ट अंगरक्षक थे और डोजो के विशिष्ट सदस्य थे। अब चूंकि उन सभी को बड़ी चोटें लगी हैं, वे कुछ समय के लिए लुओ फैंग को उत्तेजित नहीं करेंगे। भले ही आपको अंगरक्षक बनने के लिए भुगतान मिलता है, लेकिन कोई भी उन 3 अंगरक्षकों की तरह पिटाई करने और अपनी हड्डियों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीप बीप, अचानक पुलिस सायरन की आवाज आई, तो सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पुलिस कार तेजी से झांग परिवार के गेट के सामने रुकी। 4 कारों के दरवाजे खुले और 4 पुलिसकर्मी तेजी से बाहर निकले। पुलिस यहाँ है। गार्ड तुरंत रास्ते से हट गए। अच्छा नहीं है, पुलिस यहाँ है। लुओ होंगुओ और उसका समूह सभी आश्चर्यचकित थे, और लुओ होंगुओ ने लुओ फैंग को एक कोने में खींच लिया और जल्दी से धीमी आवाज में कहा, फैंग, आपने उन्हें घायल कर दिया, इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने पर समस्याएं होंगी। जल्दी मत करो, मैं तुरंत तुम्हारे लिए एक वकील ढूंढूंगा। पिताजी, मैंने संभावित लड़ाकू परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लुओ फैंग ने चुपचाप कहा। केवल इस एक वाक्यांश के साथ लुओ होंगुओ, जो बेहद अधीर था, तुरंत शांत हो गया और राहत की सांस ली। वास्तव में एकदम बढ़िया। फैंग, अगर तुमने परीक्षा पास कर ली तो उन पुलिसकर्मियों को भी तुम्हें हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है। फाइटर कॉम्बैट परीक्षा देने के बाद भावी लड़ाके योद्धा बन जाते हैं। एक बार जब उनके शरीर की फिटनेस खत्म हो जाती है, तो वे अपनी आनुवंशिक ऊर्जा को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो देश के नियमों के अनुसार एक बार जब किसी संभावित लड़ाके या फाइटर को मामलों में घसीटा जाता है, तो शहर की सुरक्षा एजेंसी चीजों का ध्यान रखती है। जियांगनान शहर में स्वाभाविक रूप से जियांगनान शहर की सुरक्षा एजेंसी चीजों की देखभाल करती है।
इसलिए नियमित पुलिसकर्मियों को उन्हें हिरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि पिताजी उच्च अधिकारी को अभी भी मेरे निधन की स्वीकृति देनी होगी। संभावित लड़ाकू दस्तावेज मेरे घर पहुंचने और मेरी प्रोफाइल में अपडेट होने तक कुछ और दिन लगेंगे, लुओ फेंग ने चुपचाप कहा। तो कानून के अनुसार मैं तकनीकी रूप से अभी एक संभावित लड़ाकू नहीं हूँ। कुछ और दिनों में मैं भी एक बन जाऊंगा। लुओ फेंग आधिकारिक तौर पर एक संभावित सेनानी बन जाता है जब यह उसकी सार्वजनिक प्रोफाइल में दर्ज हो जाता है। अगर इन कुछ दिनों में परेशानी भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डोज ऑफ लिमिट से संपर्क करें और उनसे मेरे लिए वाउचर लें और साबित करें कि मैंने संभावित फाइटर परीक्षा पास कर ली है। उसके बाद मैं तुरंत पुलिस स्टेशन छोड़ सकता हूँ, लुओ फेंग ने कहा। हालांकि अगर कोई परेशानी नहीं है तो उस परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। थाने में कुछ ही दिन हुए हैं, उसके बाद मैं चाहकर भी नहीं रह पाऊंगा। लुओ होंगुओ ने सिर हिलाया। लुओ फेंग। दोनों पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उनमें से एक ने डांटा, तुम अन्य नागरिकों की संपत्ति में घुसने और उनके लोगों को घायल करने का साहस कर रहे हो। चलो, तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो। मेरे पुलिस मित्र, मैं सहयोग करूंगा, लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए मुस्कुराया। चलो चलें। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आपकी कार हम सभी के लिए उपयुक्त हो सकती है। दोनों पुलिसकर्मी घबरा गए। चिंता मत करो, मेरे पास एक कार है, झांग हाओ बाई ने अपना सिर घुमाया और 4 पुलिसकर्मियों की ओर देखा। अंकल लियू, उसने मुझ पर और मेरे 3 अंगरक्षकों पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया, हम सभी इसके गवाह हैं। उन सभी को लाओ, पुलिसकर्मी ने अंकल लियू को आदेश दिया। लुओ फेंग। झांग हाओ बाई ने दुर्भावना से लुओ फेंग को देखा। उसके हृदय में क्रोध बहुत था। हाई स्कूल के 3 वर्षों के दौरान उसका गुस्सा पहले से ही बढ़ता जा रहा है। लुओ फेंग की पिटाई ने आज उसे उस समय की याद दिला दी जब डोजो में भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। इस बार मौत भी तुम्हें इससे बाहर नहीं निकाल पाएगी। तुमने मुझे और मेरे अंगरक्षकों को इतनी बुरी तरह घायल करने का साहस किया। हम इसे एक मामला भी बना सकते हैं और आपको कुछ साल की जेल भी दे सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या तुम अब भी इतने अहंकारी हो। पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस की गाड़ी में जाते समय लुओ फेंग मुस्कुराया। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप।